एडिटोरियल्स। अच्छा, आज भी हम जॉन का ओपिनियन कर रहे हैं। रोज़ हम ऐसे एडिटोरियल करते हैं, आज हम ओपिनियन कर रहे हैं। और ये ओपिनियन क्या है? ये ओपिनियन हमारे पास है ऑन अ कोलिजन कोर्स। कोलिजन क्या होता है? टकराव, और कोर्स होता है रास्ता। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि कौन सा वो रास्ता है, ये क्या है? टकराव का रास्ता है। ठीक है, और बेसिकली इसमें क्या बात की गई है? इसमें इदारों के टकराव की बात की गई है। हम उस रास्ते पे आ गए हैं जहां इदारों में टकराव देखने को मिलेगा। और ये किस हवाले से ओपिनियन है? कि आपको इस तरह पता है कि जी जो इसका डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट बेंच का, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस उमर बंदयाल। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था कि मुलतवी किए जाएं इलेक्शन पंजाब असम्बली के, उसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, गैर आइनी करार दिया। और कोर्ट ने जो है ना वो ऐलान किया मई 14 नई इलेक्शन की तारीख का। ठीक है, तो उस हवाले से ये ओपिनियन है। आपको पता है कि जब ये फैसला आ गया तो खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को बहुत ज़्यादा तंकीद का निशाना बनाया गया, मरीम नवाज की जानिब से और दूसरी पीडीएम जो अलायंस था उनकी जानिब से। और उसमें यहाँ तक कि चलें, उन्होंने तो बनाना ही था तंकीद का निशाना। जुडिशरी के अंदर से भी हमें आवाज़ें आई जिसमें कहा गया कि भाई सुओ मोटो नोटिस और जो बेंच को तश्कील देने का इख्तियार है, वो बहुत ज़्यादा जो इख्तियार दिए हुए हैं चीफ जस्टिस को, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो हमें आपस में भी इदारों का नज़र आया इख्तलाफ, और विद इन जुडिशरी भी हमें इख्तलाफ नज़र आया। ठीक है, उस वाले से ओपिनियन है। तो इसको हम देख रहे हैं कि जी ऑन अ कोलिजन कोर्स। अच्छा, कह रहे हैं जी प्रिडिक्टेबली। प्रिडिक्टेबली क्या होता है? कि मतलब जिस तरह आप कहो कि ऐसा ही होना है, कोई उसमें कोई हैरानी की चीज़ ना हो, इन अ वे दैट कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो प्रिडिक्टेबली क्या हुआ? ये 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच था जिसकी क़यादत कर रहे थे चीफ जस्टिस। उन्होंने फैसला दिया ट्यूसडे को, जो डिसीजन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, कि मुलतवी के जाए इलेक्शन पंजाब असम्बली के, उसको गैर आइनी करार दिया। और कोर्ट ने अनाउंस किया मई 14 एज द न्यू पोलिंग डेट। ठीक है, ये इसको आप हाईलाइट कर लें कि मई 14 को इन्होंने कहा कि जी नई पोलिंग डेट है। ठीक है, आगे देखें। कह रहे हैं जी इट ऑर्डर्ड the government to provide the required funds to the ECB and ensure security for the exercise। और उसने जो कोर्ट थे अपने फैसले में उसने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि जी मुहैया करे जो फंड्स चाहिए वो ईसीबी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इंश्योर करे, यकीनी बनाए सिक्योरिटी फॉर द एक्सरसाइज, यानी कि इलेक्शन में सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए है ना वो उसको उन्होंने कहा इंश्योर करें, यकीन मेक श्योर करें कि ऐसा हो। These two issues had been cited by the ECP as the reason for its decision to postpone elections। अच्छा, अब दो चीज़ों को इसका इन्होंने हवाला दिया था। ईसीपी ने जो उन्होंने कहा था कि जी हम मुलतवी कर रहे हैं इलेक्शंस। एक तो उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास रिक्वायर्ड फंड्स नहीं है, और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की थी? सिक्योरिटी की। ठीक है, अब इन्हीं दो चीज़ों को बहाना बना के ईसीपी ने कहा था कि जी इलेक्शन मुलतवी किए जाए, और फिर कोर्ट ने कहा कि यही दोनों चीज़ें है ना वो ईसीपी को प्रोवाइड किए जाए, ताकि इनका जो बहाना है इलेक्शन को मुलतवी करने का वो क्या है, उसमें वो कामयाब ना हो। अच्छा, last month the Supreme Court had ordered the ECB to hold elections to the KP and Punjab assemblies dissolved earlier this year within the stipulated time frame of 90 days। और पिछले महीने क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था ईसीबी को कि वो इलेक्शन कराए केपी पंजाब असम्बलीज में, जो डिसॉल्व की गई थी, ख़त्म की गई थी इस साल के शुरू में। और उसमें उन्होंने कहा था कि जी ये आपने कब तक करवाने हैं इलेक्शंस? जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है 90 दिन का, जो आइन में हमें दिया हुआ है कि असेंबली टूटने के जब ये डिसॉल्व की जाए तो उसके 90 दिन में इलेक्शन होना है। तो ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की थी ईसीपी को। अच्छा, the voting date for the Punjab Assembly was initially supposed to be April 30th, but was abruptly changed to October 8th। उनका वोटिंग डेट जो थी पंजाब असेंबली की, वो इब्तदाई तौर पे जो है ना वो करार दी गई थी 30 अप्रैल को, लेकिन बाद में उसको एब्रप्टली एकदम ये चेंज कर दिया गया अक्टूबर 8 के लिए। It was clear that the ruling alliance was not ready to hold elections। उन्होंने कहा बिल्कुल वाजह था कि रूलिंग अलायंस है, पीडीएम की बात हो रही है, वो क्या है तो तैयार नहीं था इलेक्शन मुनक्किद कराने के लिए। Lack of funds and the worsening security situation were cited as a reason for the delay। वही चीज़ दोबारा यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी वो फंड्स की कमी और जो ख़राब होती सिक्योरिटी सिचुएशन थी उसका हवाला दिया गया कि ये रीज़न है, ये वजह है इस डिले की, इस ताख़ीर की। Now the government is bound to comply with the court order। लेकिन उन्होंने कहा अब पहले तो उन्होंने ये बहाना बना के अपने आप को मुअख्खर करा लिया था इलेक्शन सिक्योरिटी सिचुएशन का हवाला देके और लैक ऑफ फंड्स का हवाला देके, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो बाउंड है, लाजिम है कि वो कंप्लाई करे, पूरा करे कोर्ट ऑर्डर को। बट द गेम इज सर्टनली नॉट ओवर एज द रूलिंग कोalition हैज रिजेक्टेड ऑर्डर। लेकिन क्या ये फैसला आने से सारी चीज़ें क्लियर हो गई? तो वही बात करें कि अब ये नहीं है कि मामला बिल्कुल क्लियर हो गया,
क्योंकि रूलिंग कोalition है, उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने रद्द कर दिया इस ऑर्डर को। अच्छा, अब कह रहे हैं जी द जजमेंट हैज चेंज्ड आवर कंट्रीज पॉलिटिकल लैंडस्केप। मैंने कहा इस जजमेंट ने पूरे यो तब्दील कर दिया है मुल्क का पॉलिटिकल लैंडस्केप. While it has come as a huge setback to the ruling coalition, the opposition PTI is celebrating the decision as a vindication of its position. उन्होंने कहा जहां ये बड़ा एक धचके के तौर पे आया है रूलिंग कोalition के लिए, पीडीएम के लिए, वहीं पे ऑपोजिशन पीटीआई है वो इसको सेलिब्रेट कर रही है, वो इसको इसका जश्न मना रही है इस डिसीजन को कि विंडिकेशन है ऑफ इट्स पोजीशन. ठीक है, कि बिल्कुल जो हम कह रहे थे वैसा ही है. In a hard hitting statement, the federal government has challenged the validity of the ruling by the three-member bench and has reiterated its demand that the case should have been heard by the full court. अच्छा, अब जो तनकीद किया फेडरल गवर्नमेंट ने, उसने चैलेंज किया है इसकी वैलिडिटी को, इस रूलिंग की, यो थ्री मेंबर बेंच की जो रूलिंग आई है, और उसने रीटरेट किया. रीटर होता है एक चीज़ को दोबारा अपने एम्फेसिस देना अपनी किसी चीज़ को, तो उन्होंने दोबारा एम्फेसिस किया अपनी डिमांड को कि केस है ये सारा जो मैटर था should have been heard by the full court. उसने कहा कि बजाय इसके थ्री मेंबर बेंच की जगह इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था. The federal law minister has warned that the verdict would aggravate the current political crisis. और इनका जो फेडरल लॉ मिनिस्टर है उन्होंने वार्न किया है कि खबरदार किया है कि वो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, वो एग्रेवेट एग्रेवेट होता है किसी चीज़ को खराब करना, वो एग्रेवेट कर देगा, खराब कर देगा द करंट पॉलिटिकल क्राइसिस, जो मौजूदा सियासी बहरान है उसको और ज़्यादा एग्रेवेट कर देगा और ज़्यादा खराब कर देगा. ठीक है. अच्छा, The ruling coalition is on a defined path. उनका ruling coalition क्या है, वो defined path पे, यानी मतलब जिस तरह कोर्ट का ऑर्डर है, ज़रा आप नहीं मानोगे तो क्या है, आप defined path पे हो. It has made it clear that it won't comply with the court's order that it describes as minority and partisan. और इसने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि वो नहीं फॉलो करेगी, कंप्लाई करेगी, मानेगी कोर्ट के ऑर्डर को, जिसको ये डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं कि माइनॉरिटी और पार्टीजन है, यानी कि बिल्कुल जानिबदाराना फैसला है. Some ministers have not even ruled out the possibility of declaring a state of emergency. और कुछ मिनिस्टर जो है ना, उन्होंने यहाँ तक इस चीज़ को भी खारिज से इम्कान करार नहीं दिया गया है कि डिक्लेयर करने से स्टेट ऑफ इमरजेंसी. ठीक है. अब कह रहे but such a move would be seen as a virtual declaration of war against the top court and to pit the two institutions of state against each other with disastrous consequences. लेकिन उन्होंने कहा ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, इससे क्या होगा, एक तरह की डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो जाएगी इस टॉप कोर्ट के अगेंस्ट, और हमें मद मुकाबल देखने को मिलेंगे दो इंस्टीट्यूशन स्टेट के एक दूसरे के खिलाफ, और इसके बड़े तबाहकुन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे. Going against the order would intensify the clash of institutions and deepen the constitutional crisis, bringing the country closer to a systemic collapse. और अगर ये अगेंस्ट गए, खिलाफ गए ऑर्डर के, तो ये और ज़्यादा शिद्दत ले आएगा जो तसादुम है इंस्टीट्यूशंस में, और वसी कर देगा आईनी बहरान को, और वो ले आएगा मुल्क को क्लोजर सिस्टमिक कोलैप्स के. ठीक है. अच्छा, There is a fear that the crisis could also suck the security establishment more deeply into the political fray. और उनका ये भी खचा है कि वो क्राइसिस है, बहरान है, वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना वो पॉलिटिकल फ्रे में ले आएगा, पॉलिटिकल झगड़ा ये चल रहा है उसमें ले आएगा. क्योंकि जिस तरह कमर बाजवा भी थे जाते, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये अब इदारा है हमारा न्यूट्रल है, लेकिन जाहिर है अब जिस तरीके से ये अगर अगेंस्ट जाते हैं रूलिंग अलायंस इस थ्री मेंबर बेंच के फैसले के अगेंस्ट, तो जाहिर है फिर कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट को भी बीच में आना पड़ेगा, और उस वजह से है ना वो सारे झगड़े में जो मतलब ज़ाहिर है ये ओपन नहीं आना चाहते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को क्या है बीच में फिर आना पड़ेगा. Notwithstanding its claims of neutrality, the military is not totally out of the game. कदम इस बात के उसके दावा है, क्लेम है न्यूट्रलिटी का, जानबदारी का, गैर जानबदारी का. द मिलिट्री इज नॉट टोटली आउट ऑफ द गेम. तो मिलिट्री है ना आउट ऑफ द गेम नहीं है, यानी मिलिट्री का भी सारे सिलसिले में किरदार है. ठीक है. There are strong indications that the military leadership is not in favor of earlier scattered elections, with the defense ministry asserting that the armed forces would not be available for poll security duties because of the security situation. और इनका कई स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं, हमें इशारे मिलते हैं कि मिलिट्री लीडरशिप जो है वो इस हक में नहीं है, इस फेवर में नहीं है कि जल्दी इलेक्शंस कराए जाएं या स्कैटर्ड इलेक्शन हो, यानी कि तमाम इलेक्शन जो है वो एक टाइम पे ना हो. और उन्होंने कहा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया है कि आर्म फोर्सेस जो है ना वो नहीं अवेलेबल होंगे, दस्तियाब होंगे पोल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के लिए, किस वजह से, सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से. Unlike in the recent past, when the judiciary was seen to go along with the security establishment, its latest position on polls in Punjab and KP indicates a divergence of views within. उन्होंने कहा
उसके क्या है, ये चीज़ बरखिलाफ़ है। जिस तरह अगर हम हालिया पास्ट की माज़ी की बात करें तो जुडिशरी को देखा जाता था कि वो क्या है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होती थी, लेकिन जो इसकी अभी लेटेस्ट पोजीशन है पोल्स में पंजाब में केपी में, वो दिखाता है कि हमें डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, यानी कि फ़र्क है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें देखने को मिल रहा है जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट का। Among other factors, the fear of the PTI sweeping the polls has brought the establishment closer to the government's position. और ये दूसरे मैंने कहा फैक्टर्स हैं, उनमें एक फियर है, एक खौफ है कि पीटीआई जो है ना वो अ, इसको इलेक्शन जीत जाएगा, वो ले आया है इस्टेब्लिशमेंट को गवर्नमेंट की पोजीशन पे, कि जिस तरह वो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई अभी इलेक्शन नहीं कराने, तो इस्टेब्लिशमेंट भी है ना अभी नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो, और उन्होंने कहा ये हमें डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले पास्ट में उन्होंने कहा होता आया था कि इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे होते थे, लेकिन अब हमें डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज देखने को मिल रहे हैं जुडिशरी में और इस्टेब्लिशमेंट में। ठीक है, अच्छा। But non-compliance and its consequences will cause matters to completely spin out of everyone's control. लेकिन उन्होंने कहा अगर इस फैसले को नहीं माना और फिर जो नतायज होंगे वो वजह बनेंगे, जो हालात हैं वो बिल्कुल हर एक के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे. And a move to get the army directly involved in emergency rule could spell disaster for both the country and its institutions. और ये फैसला है कि जी आप आर्मी को डायरेक्टली इन्वॉल्व कर दो इमरजेंसी रूल में, और इसका ये मतलब होगा कि ये मतलब बहुत इसके तबाहकुन असरात होंगे मुल्क के लिए भी और इसके इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, इदारों के लिए भी। ठीक है, अच्छा। करेंगे जी, with the political process hitting a dead end, the battleground has long been shifted to the highest court. होने का ये political process क्या है? Hitting a dead end. Hitting a dead end होने का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई हमें प्रोग्रेस की उम्मीद ना हो, बेहतरी की उम्मीद ना हो, तो उस जगह पे वो हमारा political process पहुंच गया है, तो वहां पे जो है ना सारा मामला हमारे पास शिफ्ट हो गया है हाईएस्ट कोर्ट पे. Caught in the middle of reckless power game that has divided the country, it was hardly possible for the Supreme Court to stay clear of controversy when it took up the petition against the postponement of elections in Punjab and KPA. और उनका इस चीज़ के दरमियान ये आ गए हैं हमारे पास ये कोर्ट, जिसमें डिवाइड कर दिया है मुल्क को, और इस सारे सिलसिले में है ना वो ना के बराबर पॉसिबल था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो अलहदा रहते हैं सारे तनाज़े से, कंट्रोवर्सी से. जब इसने अज खुद ये नोटिस लिया इस पिटिशन में, ये जो पोस्टपोनमेंट थी, ताख़ीर की गई थी इलेक्शंस की पंजाब और केपी में, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए ये वो नहीं था कि वो परे रहते, इसमें इन्वॉल्व ना होते. ठीक है, उनके लिए ज़रूरी हो गया था कि वो जिस तरह उमर अता बंदयाल ने खुद नोटिस लेके इसकी सारी आगे केस की समाअत की. The court was already seen as divided on the issue of supermoto action taken earlier by the Chief Justice on setting an election date for the two dissolved assemblies. उनका कोर्ट जो है ना उसको देखा गया था कि वो पहले डिवाइडेड है, तकसीम है इस इशू पे, और सुमोटो एक्शन का है जो पहले लिया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से कि इलेक्शन डेट रखी जाए टू डिसॉल्व असेंबलीज की. But the composition of the bench that was hearing the petition apparently intensified the war within. लेकिन जो तश्कील दिया गया बेंच ये सुनने के लिए केस इसकी हेयरिंग के लिए पिटिशन की, उसने और ज़्यादा शिद्दत ले आया जो आपस में डिवीजन थी एपेक्स कोर्ट में उसकी भी. Split down the middle, the apex court is now fighting a desperate battle to maintain its sanctity. और उनका जो तकसीम हमें देखने को मिली है इसमें अदालत के बेंचेस में, इनके अदालत के आपस में वो जजेस हैं, मोजेस जजेस, उनकी भी, तो जो एपेक्स कोर्ट है ना वो फाइट कर रहा है एक डेस्परेट बैटल ताकि वो मेंटेन कर सके, बरकरार रख सके अपनी सैंक्टिटी को. ठीक है, अच्छा. The authority of the Chief Justice is seen as being challenged by the ruling coalition and some of his fellow judges. और उनका जो अथॉरिटी है चीफ जस्टिस की, उसको देखा गया कि उसको एक तरह से उसको चैलेंज किया गया है रूलिंग कोalition की जानिब से और इनके अपने फेलो जजेस की जानिब से, जिन्होंने कहा गया भाई इसके इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए खासतौर पर सुमोटो और फॉर्मेशन ऑफ बेंच, इसको बेंच को लेके. ठीक है. In fact, many among the 15 members of the Apex Court appear to have reservations regarding the Chief Justice's powers, demanding that the absolute authority of his position to constitute benches be curtailed. और दर हकीकत उन्होंने कहा जो 15 मेंबर्स हैं एपेक्स कोर्ट के, वो दिखाई देते हैं कि वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको रिजर्वेशंस हैं चीफ जस्टिस की पावर्स को लेकर, और साथ उन्होंने डिमांड किया था कि जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है इसकी पोजीशन के बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की, उसको कर्टेल किया जाए, उसे कम किया जाए. The conflict has taken a more ominous turn as the disagreements have come out into the open. और उनका ये कॉन्फ्लिक्ट तनाज़ा है वो उसने और ज़्यादा डेंजरस जो है ना रुख अख्तियार किया है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट है हैव कम इनटू आउट इनटू द ओपन, ये सारों के सामने आ गए हैं, क्योंकि हर इदारे में पीछे तो बैकडोर तो मसाइल होते हैं, लेकिन ये चीज़ क्या है अब सामने आ गई है सबके.
Observers have said this situation is reminiscent of the judge's revolt against the then Chief Justice Sajjad Ali Shah in 1997 that ultimately led to the ouster of the latter. और उनका ऑब्जर्वर ये कहते हैं कि जो सिचुएशन है सूरत हाल और रेमिनिसेंट है वो बिल्कुल वैसी ही है जिस तरह जजेस का जो रिवॉल्ट था उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के अगेंस्ट 1997 में यो आखिरकार उनके जाने की वजह बना. While one cannot predict a similar fate for the current Chief Justice, many opine that the split has weakened his position in the run-up to his retirement in a few months. उन्होंने कहा हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि इसका भी जो है उमरता बंदयाल उसका भी वही फैसला होगा उसका भी बिल्कुल उसके साथ भी वही होगा जो था उसके साथ हुआ था सज्जाद अली शाह के साथ. लेकिन कई लोग इस बात पे ओपिनियन उनका है कि जो स्प्लिट है जो हमें तकसीम नज़र आई है विद इन द एपिक्स जो हमारे मोज़ेज़ जज साहबान है एपिक्स कोर्ट के इसने वीकेंड कर दिया कमज़ोर कर दिया इसकी पोजीशन को इन द रन अप टू हिज रिटायरमेंट के जब तक ये इसकी रिटायरमेंट होगी उस वक्त तक इन अ फ्यू मंथ्स ये कुछ महीनों में होनी है तो इसकी पोजीशन को क्या है कमज़ोर कर दिया है. Unfortunately, the division has rendered the court's ruling controversial. और कहा बदकिस्मती से ये डिवीजन है ये तकसीम है उसने रेंडर कर दिया बना दिया है कोर्ट की रूलिंग कोर्ट के फैसले को controversial मतनाज़ा. It is a huge blow to the rule of law. और बहुत बड़ा धचका है रूल ऑफ लॉ के लिए. ठीक है. अच्छा आप कह रहे हैं जी the view that the concentration of powers in the office of the Chief Justice raises questions about the impartiality of the judicial system and underscores the need for reform is not without substance. उनका ये व्यू है कि वो concentration of powers है कि powers किसके पास होनी चाहिए in the office of Chief Justice. उनका ये सारी power ये व्यू है कि ये सारी पावर्स जो चीफ जस्टिस के पास हों ये उठाता है सवालात किस हवाले से ये इम्पार्शियलिटी है गैर जानबदारी है जुडिशल सिस्टम की और इस चीज़ की एम्फसाइज करता है कि हमें क्या है रिफॉर्म की ज़रूरत है इस्लाहात की ज़रूरत है इज़ नॉट विदाउट सब्सटेंस. तो उन्होंने कहा ये व्यू कि इस्लाहात की ज़रूरत है इज़ नॉट विदाउट सब्सटेंस ये विदाउट सब्सटेंस नहीं है यानी कि वाकई इसमें एक आप कह लें कि जी एक ऐसी चीज़ है जिस पे गौर किया जाना चाहिए और वो और किस बात पे है कि जी जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स लानी चाहिए. But the move to change the rules through an act of parliament has reinforced suspicions about the government trying to exploit the judicial divide for its own political ends. लेकिन उनका ये फैसला था कि आप रूल्स चेंज करो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसने चीज़ को पक्का कर दिया है इन खदशात को तकवीत दी है कि गवर्नमेंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है जो जुडिशल डिवाइड है जजेस की आपस में टसल है उसको इस्तेमाल कर रही है अपने सियासी मकासद के लिए. Many legal experts maintain that the change in rules should have been left to the Supreme Court itself. और कई legal experts वो ये कहते हैं कि जो चेंज है तब्दीली है रूल्स में उसको सिर्फ क्या है सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार होना चाहिए था. अच्छा meanwhile, the clash of institutions and ongoing frictions have eroded the reach of the state. लेकिन उन्होंने कहा ये जो इसका इदारों का टकराव है और जो हमें फ्रिक्शन देखने को मिल रही है इदारों में उसने एरोड कर दिया ख़त्म कर दिया है रेट ऑफ द स्टेट को. विद द कंट्री इन द मिड्स ऑफ एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन और मुल्क है ना बहुत बुरे आप कह लें माशी तबाही का शिकार है और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है वो वेरी शेकी ग्राउंड पे है यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है जमहूरी सियासी अमल वो है ना मतलब स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है और डिविएशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन विल फर्दर वीकन एंड ऑलरेडी फ्रेजाइल पॉलिटी. और अगर हमने डिविएशन की कॉन्स्टिट्यूशन पे ना चले कॉन्स्टिट्यूशन से तो वो और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा जो पहले ही हमारी फ्रेजाइल बड़ी कमज़ोर पॉलिटी है. ठीक है. अच्छा Kiranji, there is still time for the rival political forces to step back from their hardline positions and come to the negotiating table. उनका अभी वक्त है कि जो हरीफ सियासी पार्टीज हैं वो क्या है एक कदम पीछे हटे उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है जिससे वो हटने को तैयार नहीं है और नेगोशिएटिंग टेबल पे आए बैठ के बातचीत करने को तैयार हों. इन एन एटमोसफियर ऑफ कन्फ्रंटेशन इट विल नॉट बी पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. और उन्होंने कहा जी ऐसे माहौल में एटमोसफियर में जहाँ पे क्या है कन्फ्रंटेशन है तनाज़ा है यह पॉसिबल नहीं होगा मुमकिन नहीं होगा कि फ्री और फेयर इलेक्शंस मुनक़िद कराए जाएं. By undermining the authority of the Supreme Court और उन्होंने कहा ये इसकी जो अंडरमाइन कर रहे हैं कम कर रहे हैं जो इसकी अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की तो द पॉलिटिशियंस विल ओनली स्ट्रेंथन द फोर्सेस ऑफ बोनापार्टिज्म. तो ये पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ स्ट्रेंथन करेंगे मजबूती फराहम करेंगे उन फोर्सेस को. वो कौन सी फोर्सेस हैं बोनापार्टिज्म की और जिसमें आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि जी जहाँ पे वो अथॉरिटी होती है वो क्या है एक तरह के यूजुअली बाय मिलिट्री लीडर की जानिब से होती है ऑस्टेंसिबली सपोर्टेड बाय अ पॉपुलर मैंडेट. तो बेसिकली बता रहे हैं कि ये सारे काम कर रहे हैं पॉलिटिशियंस ये इसको कमज़ोर करेगा खासतौर पर जब हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन भी है ना बहुत ज़्यादा
ख़राब है। तो बेसिकली आज का हमारा ये ओपिनियन था, वो था कि किस तरीके से ऑन अ कोलिजन कोर्स के हम इदारों के टकराव की तरफ जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जब ये डिसीजन आया है तो उसमें हमें जुडिशरी के अंदर से भी एक दूसरे के खिलाफ देखने को मिल रहा है, और जिस तरह रूलिंग अलायंस और जुडिशरी के अगेंस्ट हमें उसमें कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा, ये बाकी हमारा आज का ओपिनियन हो गया। बाकी अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070, ये मैं लिख देता हूँ नंबर, 0312 419 1070। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ₹200 ईजी पैसा पर मंथ में, जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो हाईलाइट्स और पीडीएफ्स और दूसरा सीएसएस पीएमएस रिलेटेड मटेरियल शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।